यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पीटी 365 यहाँ पर कल्चर की है, ठीक है, संस्कृति। तो यहाँ से हम लोग इसको देखेंगे कि एक चीज़ यहाँ से इसको समझेंगे। और इससे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं पीटी 365 की एमसीक्यू से, वो हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं, करीब 4 से 5-6 दिन पहले कर चुके थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसकी एक एक बात डिस्क्रिप्टिव में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं टॉपिक एक लेता हूँ, टॉपिक जैसे लिखा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इसको लेकर के मैंने एमसीक्यूज करीब 2 से 3 एमसीक्यूज बनाए थे। तो जरूरी नहीं कि 2 से 3 वो एमसीक्यूज यहाँ से बने, राइट, बन भी सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से नहीं भी बनेंगे तो यहाँ से हम लोग डिस्क्रिप्टिव में देखेंगे क्या क्या चीज़ें और यहाँ से बन सकती हैं एमसीक्यूज, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर प्रीलिम्स का एग्जाम है और एमसीक्यूज के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, राइट। तो आते हैं हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं 1 से, और करीब हम लोग 3 से 4 पार्ट में इसको कवर कर जाएंगे। कोशिश करेंगे 3 पार्ट में कवर करने की, ठीक है। बाकी देखते हैं जैसा होता है, देखते हैं। यहाँ पर आगे आते हैं टॉपिक नंबर 1 से हम लोग उठाते हैं यहाँ से स्थल स्मारक और मंदिर को लेकर के देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे है भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, 44th यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। इसमें देखो यहाँ पर न्यूज़ में क्योंकि यहाँ पर भारत में मराठा मिलिट्री जो लैंडस्केप इसमें 12 किले यानी मराठा सैन्य किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 44वें यूनेस्को के धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया। इसको लेकर के न्यूज़ में था, इससे मतलब हमको नहीं है, लेकिन टॉपिक से मतलब क्या यहाँ पर होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर बोला है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के बारे में। भौगोलिक विस्तार इनका क्या था, ये किले महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित हैं, पहली बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है विविध और रणनीतिक अवस्थिति इनकी, ये सह्याद्री पर्वतमाला, कोंकण तट, दक्कन पठार और पूर्वी घाट सहित विभिन्न भूभागों में स्थित होंगे। निर्माण और विकास इनका इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान 17वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और 19वीं शताब्दी में पेशवाओं के काल तक जारी रहा था। ये किले मराठा साम्राज्य की सामरिक सैन्य दृष्टि और स्थापत्य कौशल के प्रमाण होते हैं, ठीक है। आगे आते हैं मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के किले की कुछ यहाँ पर प्रमुख विशेषताएं, जैसे सिमनेरी पहाड़ी किला, ठीक है, राजगढ़ पहाड़ी किला, और यहाँ पर जैसे रायगढ़ पहाड़ी किला, ठीक है, और कुछ यहाँ पर इसके महत्वपूर्ण किले थे, राइट। तो यहाँ पर देख लो कि आप जो सिमनेरी पहाड़ी किला है ये यहाँ पर किसका जन्म हुआ था, ठीक है। राजगढ़ पहाड़ी किले में किसका जन्म हुआ था और क्या है ये, राइट। और यहाँ पर मराठा साम्राज्य की यहाँ पर राजधानी थी, ठीक है, मुरुमदेव के नाम से जानते थे, जो यहाँ पर इसकी कैपिटल थी, राइट। और इन 12 किलों में से एक था जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1665 में पुरंदर संधि पर हस्ताक्षर करते समय अपने पास रखा था। तो देखो क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा, हम लोगों ने क्वेश्चन दूसरी टाइप से देखा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लिखिएगा सिवनेरी, ठीक है, और राजगढ़ पहाड़ी किला, सिवनेरी पहाड़ी किला, तीसरा रायगढ़ पहाड़ी किला, ठीक है। तो ऐसे करके पूरे तो कौन यहाँ से मैच कर रहा है, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, किले के बारे में, राइट। और ये भी बात इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर 12 किलो में से एक था जिन्होंने शिवाजी महाराज ने इतने में हस्ताक्षर करके अपने पास रखा था, ठीक है। कौन सा था वो, ऐसा करके बोल देगा। आगे आते हैं प्रमुख तटीय किले इनके कौन कौन से हो सकते हैं। प्रमुख तटीय किले जैसे कि मराठा नौसैनिक शक्ति की रीढ़ केवल उनका बेड़ा ही नहीं था, बल्कि तटीय क्षेत्र जो किले थे उनका एक समन्वित नेटवर्क भी था, जो महत्वपूर्ण आपूर्ति केंद्रों और शरण स्थलों के रूप में काम करता था। इससे यहाँ पर युद्धकाल में अथवा कठोर मानसून के दौरान बेड़े संसाधन पुनः प्राप्त करने को लेकर, सुरक्षित आश्रय देने को लेकर के सहायता मिलती थी, राइट। विजयदुर्ग किला, शिवाजी ने इस किले को बीजापुर आदिल शाह से छीना था, बाद में इसका नाम बदलकर विजयदुर्ग कर दिया था, और इसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। खंडेरी द्वीप किला क्या था, खंडेरी द्वीप किला जो है इसका निर्माण 1679 से 1679 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में हुआ था। निर्माण का उद्देश्य जो मुरुद जंजीरा दुर्ग में सिद्धियों पर नियंत्रण करना था। जो सिंधु दुर्ग है, ये द्वीप दुर्ग तथा स्वर्ण दुर्ग, ये अन्य यहाँ पर इसके और भी किले थे, ठीक है। आगे आते हैं, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, यहाँ से पूछेगा कि इसमें से कौन सा जो किला तटीय किला था जिसके तहत, या कौन सा किला था जिसके तहत शिवाजी महाराज ने शासनकाल, जो शिवाजी महाराज के शासनकाल जहाँ पर हुआ था, शासनकाल जहाँ पर था उन्होंने 1679 में अपना शासनकाल किया था, और उसके निर्माण में मुकुंद जंजीरा पर नियंत्रण हासिल किया था। तो इनमें से कौन सा था, आपसे बोलेगा विजयदुर्ग किला, ठीक है, या बोलेगा खंडेरी द्वीप किला, या बोल देगा सिंधुदुर्ग किला या सुवर्णदुर्ग किला। तो ऐसे करके याद रखना है आपको, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। आगे आते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में कुछ देखते हैं। यहाँ पे मैंने ऊपर आपको 2-3 क्वेश्चन बताया कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप क्वेश्चन बना के भी लिख सकते हो साइड में, ठीक है। आगे आते हैं, स्थापना 1674 में शिवाजी महाराज के उदय के साथ साथ इसको लेकर के 17वीं शताब्दी में शिवाजी ने विभिन्न दक्कन राज्यों में से एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य का गठन किया। इसने 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में बड़े हिस्से पर शासन किया था, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। राजधानी के इनकी राजधानी रायगढ़, दुर्ग, जिंजी, सतारा, पुणे, इसकी क्या है, कैपिटल है, राइट। शासन
अपने चरम पर मराठा साम्राज्य उत्तर में पेशावर से लेकर दक्षिण में तंजावुर तक फैला हुआ था। प्रशासन शिवाजी द्वारा स्थापित अष्टप्रधान परिषद, इसमें 8 मंत्री होते थे, जैसे कि प्रधानमंत्री, पेशवा, अमात्य होते थे, वित्त मंत्री और गृह मंत्री सचिव। ठीक है, और यहाँ पर मंत्री गृह, जो मंत्री हैं गृह मंत्री हो। देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले पूछा हुआ है कि यहाँ पर सेट करने को दिया जाए। यहाँ पर पेशवा क्या होते थे, आगे लिख देगा ऑप्शन में। सेनापति कौन थे, चीफ एंड कमांडर, है ना। सुमंत क्या होते, सुमंत बहुत बार पूछा है, सुमंत क्या होते थे, विदेश मंत्री था। तो ऐसे कौन सा मैच नहीं कर रहा, ऐसे करके दे देगा। तो आपको 8 नाम याद करने, एक बार नोट कर लो, उनके याद करने। ठीक है, सीरियल से लगाने को दे देगा आपको, राइट। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आगे। राजस्व नीति सरदेश मुखी संपूर्ण मराठा साम्राज्य का राजस्व पर लगाया गया 10% कर होता था। ठीक है, आपसे बोलेगा सरदेश मुखी जो था ये मराठा साम्राज्य के कुछ मराठाओं पर लगाने वाला एक यहाँ पर टैक्स था जो 10% लिया जाता था। तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ पर नहीं, ये संपूर्ण मराठा पर लगाते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। अगला चौथ क्या होता था, ये जो पड़ोसी सरदार थे जिनके क्षेत्र मराठा साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे, उनके कुल राजस्व का 1/4, है ना, कुल राजस्व का 1/4 हिस्सा होता था। चौथ पतन 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के हाथों में हुई पराजय के साथ ही मराठा साम्राज्य के पतन का दौर आरंभ हो गया था। और इसके पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 3 हुए यहाँ पर एंग्लो मराठा युद्ध के अंततः ने इस महान साम्राज्य की शक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। ठीक है, एक बार इसको आप रीड कर लेना ये। ठीक है, आगे आते हैं यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल को लेकर के, इसके बारे में देखते हैं। यूनेस्को के 1972 में विश्व धरोहर स्थल में कन्वेंशन के तहत ये ऐसे क्षेत्र हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के कारण विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इन स्थलों को 3 श्रेणियों में प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मिश्रित सूचीबद्ध किया गया है। भारत की स्थिति क्या होगी इसमें, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में संख्या के मामले में भारत दुनिया में 6ठे और एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर होगा। ठीक है, भारत की कुल 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। ठीक है, 36 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित। ठीक है, ऐसे स्थलों की सुरक्षा, संरक्षण एवं जिम्मेदारी के लिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर फ्रांस पेरिस में होगा। वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की स्थापना 1992 में की गई थी। ठीक है, ये यूनेस्को में विश्व धरोहर से जुड़े हुए सभी कार्यों के मुख्य रूप से मुख्य केंद्र और समन्वय के लिए करके इसमें बताएंगे। आगे वैसे पूछेगा नहीं कुछ एग्जाम में, ये आगे आते हैं। विश्व धरोहर स्थल के चयन के लिए कुछ मानदंड थे, जैसे कि ये भी हटाते हैं इसको हर साल। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। हर साल प्रत्येक सदस्य राष्ट्र केवल एक स्थल को विश्व धरोहर समिति का दौर विचार करने को लेकर नामित कर सकता है। ये पॉइंट आप नोट्स कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर केवल वे पक्षकार देश जिन्होंने विश्व विरासत अभिसमय पर हस्ताक्षर किए वे ही अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित स्थलों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित होने के लिए नामांकन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से नोट करने हैं। आगे आते हैं। नामांकित स्थलों का मूल्यांकन इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ICOMOS और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा किया जाता है। ठीक है, नामांकन स्थलों का जो मूल्यांकन है इसके द्वारा किया जाएगा। अंतिम निर्णय कौन लेगा, विश्व धरोहर समिति द्वारा लिया जाता है और ये 2021 से 25 तक की समिति का एक सदस्य होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत में नोडल एजेंसी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये होगी। ठीक है, नोट में दे रखा है, कृपया वशिष्ठ में भारत के विशिष्ट जो विश्व विरासत स्थल हैं उसको मानचित्र आप देख सकते हैं इसमें, राइट। आगे आते हैं, आगे टॉपिक देखते हैं यूनेस्को के विश्व धरोहर कन्वेंशन की अस्थायी सूची। ठीक है, देखते हैं तथ्य क्या है। किसी भी स्थल या स्मारक को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने से पहले अस्थायी सूची में उसका नाम शामिल करना अनिवार्य होता है। ठीक है, यूनेस्को की अस्थायी सूची में 69 भारतीय स्थल होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अस्थायी सूची में 8 शामिल किए गए भारतीय स्थल में से निम्नलिखित होंगे कौन कौन से, जैसे कि एर्रा मिट्टी टिब्बालू रेत, ये कहाँ पर, आंध्र प्रदेश। मेघालय की गुफाएं मेघालय, ठीक है, और तिरुमाला पहाड़ियों की प्राकृतिक विरासत आंध्र प्रदेश। बरकला की प्राकृतिक विरासत केरल। तो ये सब यहाँ पर इसके वो भी याद कर लोगे आप। ठीक है, कहाँ कहाँ 8 है कहाँ पर, ये उसके बारे में थोड़ा सा देखोगे। पूरा नहीं पढ़ना है, 8 नाम पढ़ने और ये सब नहीं पढ़ने पूरे, सिर्फ इसके की पॉइंट पढ़ लो। जैसे कि यहाँ पर एक बता देता हूँ, जैसे लिखा है मेघालय की यहाँ पर गुफाएं, इसमें आप पढ़ सकते हो कि विश्व की सबसे लंबी गुफा में से मानी जाती है और ये मावलुह गुफा को विश्व पर प्रथम हैंडेड भूवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों में सूचीबद्ध किया गया है। तो ऐसे करके कुछ की पॉइंट छोटे थोड़े से आप बना के लिख भी सकते हो इनके। ठीक है, बाकी मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है इन पे, तो क्वेश्चन से भी सॉल्व कर सकते हो इनको। देखो एक बात याद रखना है, आपको माइंड में ये नहीं सेट करना है कि मैंने MCQs अगर कराया तो MCQs करो, बाकी डिस्क्रिप्टिव वाली छोड़ दो। नहीं, डिस्क्रिप्टिव नहीं छोड़ना है, क्योंकि MCQs के माध्यम से ही मैंने डिस्क्रिप्टिव कराया। ठीक है,
डिस्क्रिप्टिव के माध्यम से एमसीक्यूज कराएं, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों को मैंने सोचा था कि डिस्क्रिप्टिव में करा देंगे, कुछ चीज़ों को यहाँ पर करंट उसमें करा देंगे एमसीक्यूज में, तो मैं आपको बताता जा रहा हूँ वो चीज़ें आप करते हैं ऐसे, ठीक है। आगे आते हैं। देखो टाइम टू टाइम आप करते रहोगे तो आसानी से सब खत्म हो जाएगा, है ना, कुछ ज़्यादा मैगजीन नहीं है, राइट। आगे देखते हैं। तो ये सब आपको यहाँ से पढ़नी है, जितनी 8 हो ना, ये 8 हो, जैसे मैंने आपको बताई उस टाइप से सब छोटे छोटे पॉइंट को रीड करना। जैसे कि यहाँ पर बोला है पंचगनी और महाबलेश्वर के दक्कन ट्रैम्प महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये क्या, ये पश्चिमी घाट में कोयना वंजुभ्रण का एक हिस्सा होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कोयना वंजुभ्रण क्या है, यूपीएससी क्या कहता है, यूपीएससी डीप में जाके यहाँ पे अगर गड्ढा है, गड्ढे के अंदर क्या, उसके अंदर क्या और उसके अंदर यहाँ से क्या निकला, और उससे निकाल के क्वेश्चन तब बनाएगा, एक तरह से ऐसा समझ लो ये है। तो वही है ना, यहाँ पर न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में आया था, देखो बता देते हैं आपको, न्यूज़ में था यहाँ पर 8 चुनाव स्थल जोड़े गए थे, ठीक है। उसको लेकर के यूपीएससी का पूछेगा, उसके अंदर कहाँ पर वंजुभ्रण है, और उससे क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा निकलते हुए। तो ये चीज़ आपको देखना, कोयना वंजुभ्रण कहाँ पर है और क्या इसकी खास बात है, ये जाके आपको रीड करना है। ऐसे करके क्वेश्चन पढ़ना, जैसे कि श्री सीलाचरम बायोस्फीयर रिजर्व है, इसकी एक बातें पढ़नी, क्या है, कहाँ पर इसका हिस्सा होगा, क्या यहाँ पर पाया जाता है, कौन कौन सी प्रजातियाँ यहाँ पर हैं, इसको लेकर के आप सीधे इन्वायरमेंट में चले जाओगे, है ना। आगे तो इस टाइप से रिलेट करनी है चीज़ों को, ठीक है। मैंने 2-3 बातें आपको बताई, ऐसे करके आपको और देख लेना है, राइट। आगे आते, यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित, इसके लिए देखते हैं। यहाँ से बोला ऐतिहासिक संदर्भ में 1775 में नवाब आसफउद्दौला द्वारा अवध की राजधानी को लखनऊ स्थानांतरित करने के निर्णय ने इस शहर को एक प्रतिष्ठित दर्जा दिलाया था। कविता, संगीत और ललित कलाओं का केंद्र होने के कारण इसे सिराज ए हिंद और पूरब का कॉन्टेस्टिनोपल भी कहा जाता है, ठीक है। अपनी शालीनता और बेहतरीन खान पान की उत्कृष्टता के कारण इसे द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। एक बात और, पाक कला शाही संरक्षण के अंतर्गत नवाबों की रसोई में बावर्चियों और यहाँ पर जो रकाबदार थे उसमें दम पुक जैसी जो धीमी आंच की पकाने को तकनीकी महारत हासिल की हुई है। कबाब, कोरमा, बिरयानी, सिलमर, शाही टुकड़ा, तो ये सब क्या हुआ यहाँ पे, इसकी एक जो समृद्ध परंपरा विकसित हुई थी, ठीक है। आगे आते हैं। लखनऊ की अन्य कुछ मुख्य विशेषताएं, वास्तुकला का महत्व क्या होगा, मूर्त संपत्तियाँ क्या होंगी इसमें, और नवाबी विशेषताएं क्या होंगी। जैसे कि यहाँ पर मूर्त संपत्तियों में बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, ठीक है, रूमी दरवाजा, राइट, ये, और वास्तुकला को लेकर के यहाँ पर ये बातें बताई गई थी कि यहाँ पर मूर्ति में और नवाबी विशेषताओं में क्या इनकी होगी, ठीक है। आगे आते हैं। अमूर्त विरासत में लखनवी व्यंजन, मुगलई और अवधी परंपराओं का मिश्रण, उर्दू शायरी और गजलें, कथक जैसा पारंपरिक नृत्य और चिकनकारी कढ़ाई पारंपरिक शिल्प होती है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको देखनी है। आगे देखते हैं यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में, देखते हैं इसको। पहला है स्थापना, यूसीसीएन, ठीक है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है आपको, रीड करना है, क्योंकि यहाँ पर इसको यूनेस्को के प्रमुख फ्लैगशिप सिटी प्रोग्राम के रूप में जाना था, जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी और इसका 20 साल पूरा हो चुका है, ठीक है। यूसीसीएन आवेदन प्रक्रिया राज्य का पर्यटन निदेशालय संस्कृति मंत्रालय के समक्ष शहर का नामांकन प्रस्तुत करता है, जिसके बाद सरकार, जो भारत सरकार है, उस शहर को देश के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुनती है। यूसीसीएन हर 2 साल में आवेदनों को आमंत्रित करेगी, ठीक है। उद्देश्य क्या होगा, संस्कृति और रचनात्मकता से प्रेरित हो शहरी जो विकास है उसको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ 8 रचनात्मक क्षेत्रों को कवर करेगी, जैसे कि यहाँ पर वास्तुकला, शिल्प, लोक कला, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, पाक कला, इन सबको लेकर के, ठीक है। याद रखना है बात है आपको। क्वेश्चन पूछ सकता है यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में विचार करना है। पहली बात है ये बोलेगा कि जो इनकी आवेदन प्रक्रिया होती है ये केंद्र सरकार, पर्यटन निदेशालय और संस्कृति मंत्रालय के समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत करना होता है, जिसके बाद इसे हर 2 साल में आवेदन करना होता है। तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर राज्य पर्यटन निदेशालय होगा, है ना कि केंद्र सरकार के पर्यटन निदेशालय को लेकर के, तो ये बात गलत होगी। ऐसे करके की पॉइंट आपको देखना है। दूसरा पॉइंट दे देगा कि यहाँ पर इस रचनात्मक यहाँ पर जो क्षेत्र है इसमें वास्तुकला, शिल्पकला और डिजाइनिंग को लेकर के यहाँ पर ज़्यादा जोर दिया गया, जबकि गैस्ट्रोनॉमी और साहित्य को लेकर के यहाँ पर कम जोर दिया गया है। तो ऐसे करके बोलेगा तो बल्कि ऐसा कुछ नहीं बताया गया है ना, तो गलत हो गया अभी। तो की पॉइंट कहाँ से गलत कर सकता है पॉइंट, आपको इतना फ्रेम बनाना है माइंड में, ठीक है। जब आप शांत होकर पढ़ोगे बैठ के तो चीज़ें समझ आएंगी कि हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। इसी वजह से लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं या रूम पे बैठ के पढ़ते हैं, है ना, या बाहर रहते हैं, तो चीज़ों को समझ पाएँ, रिलेट कर पाएँ कुछ चीज़ों को, ठीक है। जितनी देर पढ़ो उतनी देर बहुत अच्छे से माइंड को सेट करके पढ़ो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बता रहा हूँ कि चीज़, तो एक चीज़ आपको समझाता बताता जा रहा हूँ। बाहर बैकग्राउंड में क्या आ रहा है, अब कई बार देखते हो कि मैं कराता रहता हूँ बैकग्राउंड में कुछ वॉइस आ रही चल रहा है, या कभी
जो कुछ कूड़े वूड़े वाली गाड़ी निकलती है ना, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये रहता है कि आप तक आवाज़ हो जाएगी तो आप थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, ठीक है। बाकी मुझे कुछ नहीं रहता कि क्या चल रहा है बैकग्राउंड में। जो अपना सिर्फ देख रहे हो इतनी चीज़ देखो आप, जिस चीज़ में हो, ठीक है। जैसे घोड़े की चाल, घोड़े की आँख में ऐसा लगा होता है ना कि सबको सामने देखना है आपको, ऐसा। फिलहाल आते हैं क्वेश्चन में अपने टॉपिक 1.3 चोल गंगम झील। तमिलनाडु सरकार ने गंगई कोण चोलपुरम 1000 साल पुरानी चोल गंगम झील का विकसित करने का फैसला किया है। देखो, ये घोषणा जो है राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती मनाने के लिए आयोजित आदि थिरुविरथाई महोत्सव के दौरान की गई थी, ठीक है। यदि वैसे यहाँ से इतना नहीं पूछेगा, इसको हटाते हैं, ये पॉइंट देखते हैं यहाँ से। ये बोला है ये महोत्सव तमिल शैव भक्ति परंपराओं के सृष्टि नैनार और चोल राजवंश द्वारा संरक्षण प्रदान किए गए संत कवियों के प्रति सम्मान, और इसके अलावा ये शैव सिद्धांत दर्शन को भी रेखांकित करता है, ठीक है। चोल गंगम झील के बारे में देखते हैं यहाँ से क्या ये चोला गंगम झील को पोतरेरी झील के नाम से जानते हैं। ये इंसान द्वारा निर्मित भारत की पहली बड़ी प्राचीन झील मानी जाती है। ये झील राजेंद्र चोल द्वारा स्थापित विजय का जल स्तंभ मानी जाती है। स्थान क्या होगा? स्थान इसका, ये झील भारत के तमिलनाडु राज्य के अरियालूर जिले में गंगई कोण चोलपुरम के नज़दीक स्थित होगा, ठीक है। इसका निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था। राजेंद्र चोल प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी के सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजराज प्रथम के सुपुत्र थे, ठीक है। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगा घाटी को जीतकर गंगा को जीतने वाला चोल जो होता है उसकी उपाधि धारण की थी। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का उल्लेख तिरुवलंगांडू जो तामपद थे उसमें विस्तार से मिलता है, ठीक है। इसको लेकर मैंने क्वेश्चन भी कराया हुआ है, ठीक है। तो ये बातें राजेंद्र चोल के बारे में कुछ आपको याद रखनी है, हिस्ट्री की है जो है ना। यहाँ से 1.2 और 3 4 ये सब पॉइंट इसके पढ़ने की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतना पैरा पूरा एक एक पॉइंट इसके जाके डीप में पढ़ना है। अपने हिस्ट्री में पढ़ भी रखा होगा ये सब, है ना। और एक बार इनको की पॉइंट करके अच्छा सा नोट्स बना लोगे। कैसे बनाओगे? चोल गंगम झील के बारे में, ठीक है, ये लिखोगे। और यहाँ पर राजेंद्र चोल है उसके बारे में, क्यों यहाँ पर गंगा चोल रखा गया था नाम, इसको बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट नोट्स बना लोगे। इस यहाँ से इतने चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं चोल साम्राज्य के 9वीं शताब्दी में 13वीं शताब्दी के बारे में। शुरुआत चोल पल्लवों के अधीन उरैयूर के सामंत के रूप में कार्य करते थे, और 9वीं शताब्दी में विजयालय चोल के नेतृत्व में मध्यकालीन चोल की स्थापना मानी जाती है, ठीक है। और देखते हैं इसमें यहाँ पर इनके जो प्रशासन था ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, हमेशा, मतलब न्यूज़ में क्या, हमेशा एकदम पिक्चर में रहता है एग्जाम में पूछे जाने के लिए। अभी जैसे कि स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं तो हमेशा पूछते हैं वहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोलेगा कि इनकी जो प्रशासनिक इकाई है कैसे होती है, इनका प्रशासनिक इकाई का चक्रम होता था। पूरा क्वेश्चन तो नहीं देगा ऐसे, लेकिन आपको पॉइंट करके दे देगा। जैसे बोलेगा कि चोल साम्राज्य के बारे में 9वीं से 13वीं शताब्दी के बारे में विचार करना है, ठीक है। देखते हैं, पहली बात बोलेगा कि जो इनकी चोल साम्राज्य की स्थापना जो है ये शुरुआत में चोल पल्लव के अधीन उरैयूर सामंत के रूप में काम करते थे, और 9वीं शताब्दी में इनके यहाँ पर इसे माना जाता था स्थापना को लेकर के। पहली बात करेक्ट है। सेकंड बोलेगा कि जो चोल प्रशासन था, ठीक है, जिसे मंडलम कहा जाता था, सेकंड बात करेक्ट है। तीसरी बात बोलेगा मंडलम के नीचे आपके यहाँ पर कुर्रम, नाडु और वलनाडु होते थे, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मंडलम के नीचे वलनाडु, नाडु और कुर्रम होता था, जबकि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो कहाँ से गलत कर सकता है वो पॉइंट आपको देखना है, राइट। कर प्रणाली, वेट्टी, बंधुआ मजदूरी, कड़मई जो होती थी। आपसे बोलेगा निम्नलिखित कथन पर विचार करना। हाल ही में नहीं बोलेगा, ये कहीं करंट का नहीं क्वेश्चन है। आपसे बोलेगा कि मध्यकालीन भारत, ये जो भारतीय इतिहास के संबंध में ऐसा बोलेगा कि कर प्रणाली में वेट्टी और कड़मई ये क्या हैं, एक तरह के क्या हैं ये, और किस के बारे में बता रहे हैं, है ना, किस यहाँ पर शासक के बारे में या किस यहाँ पर काल के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर चोल काल के बारे में याद रखना है आपको, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो याद रखना है। आगे आते हैं, चोल शासकों के श्रीलंका, चीन, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ कूटनीतिक व्यापारिक संबंध थे। चोल प्रमुख चोल यहाँ पर बंदरगाह महाबलीपुरम, कवेरीपट्टनम, जिसे पुम्पुहार कहा जाता था, और कोकरई, ठीक है। सांस्कृतिक उपलब्धियां कुछ हैं कि भव्य मंदिर, महान चोल मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम, एरातेश्वर और पेनुदेश्वर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के। सेकेंड बात है मूर्तियां। चोलकालीन कांस्य प्रतिमाओं का भारतीय मूर्तिकला इतिहास में उल्लेखनीय स्थान है। इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण चोलकालीन नटराज शिव की प्रतिमाओं की, ठीक है। आगे आते हैं, आगे महत्वपूर्ण चोल मंदिर, जैसे कि यहाँ पर बोला है वरदेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर और एरातेश्वर मंदिर,
ठीक है, देखते हैं इसको। इससे पहले है तंजावुर जिला, स्थान तंजावुर जिला, गंगईकोंडचोलपुरम और तंजावुर जिले के दारासुरम में, राइट, ये इनका स्थान होगा। तो देखो ये तो नहीं पूछेगा आपसे पूरा, आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वृद्धेश्वर मंदिर, हाँ जैसे कि यहाँ पर बोलेगा इनमें से कौन कौन से मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं। आपसे बोले इनमें से कौन सा मंदिर भगवान शिव को समर्पित नहीं है, जैसे कि वृद्धेश्वर मंदिर, गंगईकोंडचोलम मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा एक बार, ठीक है। तो याद रखना कि तीनों शिव जी को समर्पित हैं, पहली बात इंपॉर्टेंट ये है। और दूसरी बात बोलेगा कि वृद्धेश्वर मंदिर और गंगईकोंडचोलम मंदिर और जो ऐरावतेश्वर मंदिर, ये तीनों मंदिर यहाँ पर क्या होगा, ये 10वीं शताब्दी के बाद में निर्मित किए गए, ऐसा करके बोलेगा। तो आपको पॉइंट याद रखना कि यहाँ पे कौन कौन से किसके काल में निर्मित किए गए थे। एक बात और बोल देगा आपसे कि यहाँ पे जो तीनों मंदिर हैं इसमें राजराज चोल प्रथम द्वारा तीनों बनवाए गए थे। तो ये बात आपको याद रखनी है, कौन सा द्वितीय कौन सा पहला होगा। 3 पॉइंट आपको की पॉइंट हाईलाइट करने हैं। आगे आते हैं, सुर्खियों में रहे अन्य यहाँ पर मंदिर स्थल, देखते हैं इसको। पहली बात है श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर। अवस्थिति क्या होगी, ये आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में कृष्णा नदी के किनारे नल्लामला पहाड़ियों में स्थित होगा, ठीक है। मुख्य देवता ये मंदिर भगवान शिव को और पार्वती देवी को समर्पित है। एक और माँ शिव जी का हो गया, ठीक है। तो आप जितने शिव जी के मंदिर हो गए वो आप नोट करते जाओ एक तरह से, पूरा लिस्ट बना लो ऐसा, ठीक है, कौन कौन से कहाँ पर है, क्योंकि पर क्वेश्चन पूछा था, कहीं भी क्वेश्चन यूपीएससी घुमा सकता है, ठीक है। आगे सिंहचैलम मंदिर, ये क्या होगा, इसकी वसति वरालक्ष्मी नरसिंह मंदिर के नाम से भी जाना था। ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में एक हिंदू मंदिर होगा, मुख्य देवता विष्णु को समर्पित है, ठीक है, याद रखना है। आगे आते हैं अवस्थिति क्या होगी, कौन किसकी, खीर भवानी मंदिर की। खीर भवानी मंदिर यहाँ पर जो देवी रागन्या को समर्पित होगा। इसका निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने 1912 में आसपास कराया था, ठीक है। तो ये कुछ खास नहीं इतना। वाट फो मंदिर, इसकी वसति बौद्ध मंदिर बैंकॉक के रत्नकोशिन द्वीप पर स्थित होगी, ठीक है। प्रिय विहार मंदिर, ये क्या होगा, ये थाई कंबोडिया सीमा पर डांगरिक पहाड़ियों के शिखर पर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर होगा। 2008 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना है। तो इस टाइप से आपको की पॉइंट करके कुछ याद रखने हैं। आगे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि, इसमें क्या देखते हैं, एक नई रेडियो कार्बन स्टडी में मेहरगढ़ की कृषि बस्तियों की समयावधि 8000 ईस्वी से ईस्वी पूर्व की जगह 5200 ईस्वी पूर्व बताई गई है। ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी ज्ञात नवपाषाणकालीन बस्ती होगी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उगाई जाने वाली फसलें क्या होंगी, जैसे कि यहाँ पर क्या क्या फसलें उगाई जाती थी उसके बारे में, ठीक है। कृषि तकनीकी क्या थी इनकी, कैसी तकनीकी को लेकर इसका यूज करते थे, सिंचाई को लेकर के क्या करते थे ये, ठीक है। और मेहरगढ़ के कुछ पर्यटन स्थल कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर की पॉइंट करके बनाओगे नोट्स कैसे, जैसे कि आप लिखोगे सिंधु घाटी जो सभ्यता में कृषि, ठीक है। 1, 2, 3, 4 कौन कौन से कृषि होती थी। अगला लिखोगे इसी तरीके से तकनीकी का उपकरण क्या होंगे, इसमें तकनीकी उपकरण लिखो क्या क्या यहाँ पर तकनीकी जलाई जाती थी, ठीक है। और कुछ यहाँ पर इनके जो पुरस्थल के बारे में लिख लोगे, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मुहाने पर स्थित होगा, है ना। ऐसे करके पॉइंट आप लिखोगे छोटे छोटे से, ठीक है। सब की पॉइंट है, एक एक लाइन के हैं, छोटा छोटा सा लिखना है आपको, पूरा नहीं उतारना है, सिर्फ की पॉइंट उतारना है। जैसे कि यहाँ पे इतना बड़ा लिखा है, इतना बड़ा नहीं लिखना है। ये लिखा है यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के उदय से पूर्व लगभग 3 शताब्दी के निरंतर मानव विकास के प्रमाण मिले हैं। तो आप क्या लिखोगे, सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ पर 3 शताब्दी ईसा पूर्व के प्रमाण देखे जाते हैं, ऐसा करके पॉइंट लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पर इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी कि प्रारंभिक कृषि ग्राम यहाँ गेहूँ और जौ की खेती तथा मवेशियों पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ये पुरानी दुनिया में कपास की ज्ञात उपयोग का सबसे प्राचीन उदाहरण प्रस्तुत करता है, ठीक है। यहाँ मिट्टी के ईंट से निर्मित संरचनाएं के संरक्षित अवशिष्ट समाधान और मध्यभांड जिन्हें तोगाऊ कहा जाता है, ये प्राप्त हुए थे। तो ऐसे करके पॉइंट आपको लिखना होगा, ठीक है। आगे आते हैं, आगे यहाँ पर है सिंधु घाटी सभ्यता IVC के अन्य महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा। यहाँ एक विशाल अन्नागार सभा भवन यहाँ पर स्थापित हुए थे, ठीक है। और यहाँ पे मोहनजोदड़ो ये दूसरा प्रमुख नगर था जो विशाल स्नानागार, गेट, बाथरूम ये सब यहाँ पर देखे गए थे, इसके लिए प्रसिद्ध था। धौलावीरा ये जल संचरण प्रणाली को लेकर के त्रिस्तरीय विभाजन में था। लोथल यहाँ पर गोदी का आकार था। और कालीबंगा। तो छोटे छोटे पॉइंट ऐसे करके हाईलाइट करके आप लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ से आपका क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता काफ़ी ज़्यादा टॉपिक कवर होगा, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी देखो मेरे को टाइम काफ़ी कम मिल रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे कवर करानी है। जैसे कि यहाँ पर PT65 का MCQ भी कराना है, ठीक है। और UKT का जो पेपर चल रहा है फुल लेंथ पेपर वो भी चल रहा है। अब यहाँ पर फुल लेंथ पेपर
अभी किसी क्लासेस या कोचिंग का नहीं आया हुआ है, लेकिन अपना जो यूकेटी हमने यहाँ पर 3 पेपर निकाल दिए हैं इसके, ठीक है। तीनों पेपर मैंने यूट्यूब पे भी कराए हैं, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। मार्केट में अवेलेबल, मार्केट से भी परचेस कर सकते हो, ठीक है। और मैगजीन जो PT 365 की MCQs हैं वो भी मार्केट में अवेलेबल है, वो भी परचेस कर सकते हो मार्केट से, ठीक है। और अगले कुछ टाइम पास से ये क्या होंगी, ये सब मैगजीन आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन में भी अवेलेबल हो जाएंगी, वहाँ से भी मिलेंगी जो यूकेटी की मैगजीन रहेंगी वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये सब तो करते जा रहे हैं, PT 365 कर रहे हैं प्लस MCQs कर रहे हैं, ठीक है, 2 चीज़ कर रहे हैं। और साथ में हम लोग करंट अफेयर से कुछ टेस्ट भी कर रहे हैं, यूकेटी के शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी मैं क्या, जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं उसमें मैं कुछ MCQs लेकर आऊँगा, वो मैं डेली आपको कराऊंगा। जैसे कि भी डेली टारगेट मैं कल स्टार्ट करने वाला हूँ, 10 तारीख है कल, ठीक है। उसमें से क्या होंगे, जो भी टारगेट मैं आपको दूंगा, जैसे कि मान लो मैंने आज आपको हिस्ट्री का टारगेट दिया, हिस्ट्री के जो भी टॉपिक दूंगा वो टॉपिक आपको पूरी सुबह से शाम तक आपको रीड करना है, वो टॉपिक, ठीक है, पढ़ना है उसके बारे में, जो बताऊंगा चीज़ें करनी है। और उन्हीं टॉपिक को लेकर के मैं शाम को MCQs कराऊंगा, तो MCQs के माध्यम से आप वो चीज़ें सब कवर कर पाओगे, ठीक है। और अपने आंसर भी यहाँ पर देते रहोगे नीचे कमेंट में, राइट। तो ऐसा करके करेंगे, क्या सही रहेगा बताना, कमेंट में अपना राय दे सकते हो, या टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलेगा, और ठीक है। आते हैं अपने टॉपिक में, गुंडारथ या गुंडारम शिलालेख, ये क्या है। देखो, गुंडारम रिजर्व फॉरेस्ट में मिले 11 शिलालेख प्राचीन दक्कन की सांस्कृतिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। ये शिलालेख ईसा पूर्व 1ली शताब्दी से लेकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, और ये विशेष रूप से सातवाहन काल की जानकारी प्राप्त के लिए अहम माने जाते हैं, ठीक है। शिलालेखों से प्राप्त मुख्य जानकारी क्या होगी, जैसे कि यहाँ पर ये तो नहीं पूछेगा, हटाओ इसको, यहाँ से सातवाहन पूछ सकता है, लेकिन चिट्टू राजवंश ये नहीं पूछेगा, हटा देते, इसको हटा देते हैं, ठीक है। त्रिशूल और डमरू शिलालेख, बस देखो इस शिलालेख के बारे में पढ़ सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हरितपुत्र शिलालेख, ठीक है, त्रिशूल और डमरू शिलालेख, ठीक है, ये पढ़ सकते हो। और राजनीतिक सत्ता और धार्मिक प्रतीक को लेकर यहाँ पर दर्शाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा सिंपल सा कि निम्नलिखित शिलालेख पर विचार करना है, ये बोलेगा हरितपुत्र शिलालेख और त्रिशूल और डमरू शिलालेख, ये राजनीतिक सत्ता और धार्मिक प्रतीकों के बीच एक आरंभिक संबंध को दर्शाते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि बात एकदम सही है, ठीक है। और एक बात और दे देगा आपसे यहाँ से कि ये जो शिलालेख है ये सातवाहन वंश को दर्शाते हैं, ये सातवाहन वंश, और यहाँ पर जो उनसे पूर्व जो राजा थे उनके यहाँ पर समकालीन को दर्शाते हैं। तो बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर चुट्टू राजवंश और सातवाहन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये की पॉइंट से क्वेश्चन पूछ सकता है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ज़्यादा नहीं है ये खास, राइट। आगे आते हैं, सातवाहन आपको कहाँ से पढ़ना है। देखो आपके पास RS शर्मा अगर बुक होगी तो RS शर्मा में सातवाहन टॉपिक को खोलना है, और बहुत अच्छा वहाँ पे लिखा है, उससे अच्छा कहीं पर नहीं लिखा है। कितना भी नोट्स कहीं भी देख लो, अगर सातवाहन के बारे में की टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ हो सकता है कि अगर आप इंग्लिश में थोड़ा सा अगर आप पढ़ सकते हो नोट्स, तो कल्चर का जो नोट्स है वो आपका होगा, जो वाचीराम का नोट्स है बहुत अच्छा है कल्चर का, ठीक है, वो उसका कर सकते हो। तो कुछ चीज़ कुछ लोगों की अच्छी होती है ना, कुछ क्लासेस, मैं नहीं कह रहा कि सबका सब कुछ अच्छा है, सबका है, मतलब जैसे कि जो मेरे अकॉर्डिंग है तो सब तो अपने अकॉर्डिंग सब अच्छे बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जो मैं देखा हूँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ से, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश अगर कुछ फॉलो करना चाहते हो इंग्लिश से कल्चर के लिए, तो आप यहाँ से वाजीराम का नोट्स परचेस कर लो, ठीक है, मिल जाएगा मार्केट में, सिर्फ उसका एक कल्चर का ही। या नहीं मिलता है कुछ, अगर नोट्स से लेकर प्रॉब्लम होता है तो आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको कॉन्टैक्ट करा दूँगा शॉप से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से फॉलो करना है, राइट। आते हैं तो यहाँ से देखो सातवाहन को लेकर के क्वेश्चन क्या पूछ सकते थे, तो मैंने बताया आपको। और क्या होगा यहाँ से, और तो कुछ खास नहीं है। आगे आते हैं, आगे टॉपिक यहाँ पर सुर्खियों में रहे अन्य स्थल, जैसे कि कुमारगुप्त यहाँ पर है, ये नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ पर थोड़ा सा न्यूज़ में भी था, है ना, इसको याद रखना है आपको। नालंदा विश्वविद्यालय से 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में कुमारगुप्त ने निर्मित कराया था। ये 12वीं शताब्दी तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी रहा था, ठीक है। संरक्षक कौन थे इसके, छोटे छोटे से की पॉइंट लिखोगे। नालंदा विश्वविद्यालय लिखा, इसकी स्थापना कभी, ठीक है। इसका क्या स्वरूप होगा, पूरा स्वरूप नहीं उतार देना है, लिखना है ये बिहार के राजगीर में स्थित है और ये प्राचीन भारत के उच्चतर शिक्षा में प्रमुख केंद्रों में से एक है, बस इतनी सी बात, ठीक है। दूसरा, दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय होगा ये, अब यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। ऐसे करके बहुत सारे की पॉइंट जोड़ देने हैं, राइट। और यहाँ पे लिख दोगे संरक्षक के आगे लिखोगे आप कि ये जो राजा हर्षवर्धन पाल शासक और इसको लेकर के यहाँ पर जो संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। अगला यहाँ पर की पॉइंट कि इनका पतन 9वीं शताब्दी से पाल शासकों के जो परंपरा थी इसको बढ़ावा दिया, और यहाँ पर इसका पतन प्रारंभ हुआ इस टाइम से, और यहाँ पर 1200 ईस्वी के आसपास बख्तियार खिलजी ने से नष्ट कर दिया था। तो ऐसे करके उठाना है पॉइंट, यहाँ से लिखना है और इसे करके पूरा नीचे तक चले जाना है, ठीक है। ऐसे जैसे मान लो ये मैंने बनाया और यहाँ से नीचे तक पूरा लिखते चलेगा, पॉइंट बना के आगे अपना, और जब रीड करोगे इसको तो एक एक चीज़ आपको माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं टॉपिक 2 यहाँ से
देखते हैं इसको। टॉपिक 2 यहाँ से मूर्ति कला तथा कला के अनुरूप यहाँ पर है भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। इसमें यहाँ पर संयुक्त यहाँ पर जो शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन भगवत गीता और नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियों के संग्रह को अपनी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। भगवत गीता और नाट्यशास्त्र के सम्मिलित होने के साथ साथ अब इस रजिस्टर में भारत की कुल प्रविष्टियों की संख्या 13 हो गई है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछेगा उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एशिया प्रशांत रजिस्टर में भारत की प्रविष्टियाँ तुलसीदास की सचित्र रामचरितमानस, ठीक है, सहज दयालोक लोचन एक संस्कृत काव्यशास्त्री ग्रंथ होगा जो 15वीं शताब्दी के आसपास पंचतंत्र और पांडुलिपि था। तो ये बात इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। और एक ये वाली, बस 2 बात आपको याद रखना है। आगे आते हैं। आगे यहाँ पर बोला है यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की महत्वपूर्ण प्रविष्टियाँ कौन कौन सी है। एक तो यहाँ पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को लेकर के है, ठीक है, सबने याद करनी है। एक आपको जो भी यहाँ पर शामिल हुई थी ये वाली आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी एक ऋग्वेद का देख लेना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैं की पॉइंट कर दे रहा हूँ उसको सिर्फ आप याद कर लोगे, उसके डीप में जाके पढ़ना। जैसे कि ऋग्वेद का बताया तो ऋग्वेद को जाके पूरी बात खगा लेनी, ऋग्वेद क्या है, कब आया था, कौन कौन इसमें शामिल, तो एक एक बात इसकी कवर करनी है। एक तो ये हो गया, ठीक है। और आपको देखना है, और एक तो मैंने ये तो बताया आपको, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे। अगर नहीं मिल रहा कुछ टॉपिक जाके गूगल करो, उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ो क्या है ये। आपके नोट्स में होगा तो अच्छी बात है, ऋग्वेद को आपके नोट्स में हो गई है ना। आगे देखते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी, बाकी बस 2 ही करने हैं, ये 2 आपको थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ने हैं, बस इतना। आगे आते हैं, और यहाँ पर इसका भी पढ़ सकते हो, ये पांडिचेरी में शैव पांडुलिपि का, ये दोनों, ये मैंने क्यों बताया वाला, क्योंकि यहाँ पर इसका 20 साल पूरा होने वाला है, पूरा हो चुका है 25 में, ठीक है। तो यहाँ से इसको लेकर के क्वेश्चन बना सकता है पांडिचेरी और पांडु लिपि को लेकर के, ठीक है। और ऋग्वेद भी आपको पढ़ना है यहाँ से, राइट। तो इतनी चीज़ें करनी है आपको कवर। और अगले साल इसका जो 2027 में ऋग्वेद का 20 साल भी पूरा हो रहा है, इसको लेकर के जो यहाँ पर इसमें सम्मिलित किए गए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाते हैं, जो ऋग्वेद और यहाँ पर पांडुलिपि या पांडिचेरी जो शैव पांडुलिपि इसको, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे टॉपिक है श्रीमद् भागवत गीता के बारे में, यहाँ पर दे रखा है क्या है इसका, ठीक है। तो थोड़ा सा रीड कर लोगे क्या है, देखो यहाँ पर इसकी परिचय देख लोगे, और यहाँ से कि जैसे कि अलग अलग दर्शन क्या थे इनके, ये दर्शन देख लोगे, राइट। और गीता में जीवन के पथ को क्या मार्ग बताएं, बस 3 पॉइंट आप इसके छोटे छोटे से पढ़ोगे। आगे भगवत गीता के बारे में अन्य प्रमुख पथ, ये जो है ये असम में वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक शंकर देव की शिक्षा में भगवत गीता से प्रेरित थी, ठीक है। ये बात पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट है। और नाट्यशास्त्र में पंचवेद, इसकी रचना भरत मुनि ने की थी, जो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आसपास संहिताबद्ध था, ठीक है। नाट्यशास्त्र क्या है, ये भारत में वाद्य यंत्र, 1, 2 और 3 पॉइंट यहाँ से करने हैं, बस। आगे आते हैं यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम के बारे में। शुरुआत कब हुई थी, 1992 में हुई थी। उद्देश्य क्या होगा, वैसे नहीं पूछिएगा, इसको हटाते हैं। यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी, इसको हटाते हैं, पूरा छोड़ दो इसको, क्योंकि मैंने इसको इस टॉपिक को MCQs में करा दिया है, ठीक है। MCQs में मैंने कवर कराया, वहाँ से यहाँ से छूटेगा तो वहाँ से कवर हो जाएगा आपका, वैसे इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो एक बात और, जो यहाँ जो भी टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने MCQs उसका वहाँ पे कवर कराया है, MCQs वाले टॉपिक पर, ठीक है, उसमें कवर कर सकते हो। जैसे कि मान लो कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है, तो फिर भी मैंने उसका MCQs बनाया कि क्वेश्चन अगर बन सकता है बाई चांस, तो यहाँ से कवर कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन मैंने वहाँ पे कराया, वहाँ से आप कवर कर पाओगे इसे। आगे आते हैं, इसलिए मैंने बोला कि आपको PT65 मैगजीन और यहाँ से MCQs दोनों यहाँ से सोल्व करने हैं, ठीक है। सुर्खियों में अन्य कला रूप, जैसे कि कश्मीर की पश्मीना, कश्मीर घाटी के स्थानीय जो कारीगर द्वारा अपनाई जाने वाली अद्वितीय पारंपरिक रीति के कारण यहाँ पर संकेतक प्रदान किया गया इसको। ये चांगथांगी बकरी के मुलायम ऊन से बुनी जाती है, ठीक है। चांगथांगी बकरी, जिसे पश्मीना बकरी भी कहा जाता है, और भारत के लद्दाख के ऊंचे इलाकों में पाई जाने वाली नस्ल होती है, एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। की पॉइंट से पूछ सकते हैं, बहुत बार न्यूज़ में थी पश्मीना साल, इस साल पूरे टाइम न्यूज़ में रही है, ठीक है। इसके बारे में और डीप में जाके आपको पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक लिखते जाओ, मैंने ऊपर भी टॉपिक आपको बताए थे 2-3 टॉपिक, उसको आप लिखते जाओ, जिसको डीप में पढ़ना है, इसको भी आप नोट करो। उसी में ऊपर मैंने ऋग्वेद को बताया था, उसके नीचे एक और बताया था जिसका 22 साल पूरा हो रहा है ना, वो सब आप यहाँ से लिखते जाओ। आगे ना, ये तो पूछेगा नहीं कुछ, ये सब छोड़ते जाना है जो पढ़ने। हाँ, ये अब देख, सोराई कला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोराई कला को लेकर मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है ना, वहाँ से भी कर सकते हो। ये कला झारखंड के हजारीबाग जिले में प्रचलित है। इसी सदान, उरांव, मुंडा और संथाल जनजातियों के सहित यहाँ पर अन्य समुदाय द्वारा सामूहिक रूप से बनाया जाता है। सोराई खोबर चित्रकला 2020 में GI भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया था, तो ये बात याद रखना है इसको, ठीक है।
आगे आते हैं पट्टचित्र कला, ये भी इंपॉर्टेंट है। पट्टचित्र कला जो है ये ओडिशा की एक पारंपरिक कपड़े पर आधारित एम्प्रेस स्क्रॉल पेंटिंग होगी। इसका नाम संस्कृत शब्दों में पट्ट और कपड़ा और चित्र पेंटिंग के रूप में मेल खाता है। ठीक है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जाकर डीप में पढ़ना है, ये भी टॉपिक नोट कर लो। और पटुआ कला, ये भी आपको पढ़ना है। ये पश्चिम बंगाल की एक पारंपरिक लोक नृत्य कला है। यहाँ पर देखो छोटा थोड़ा सा दे रखा है, आपको जाके गूगल करके पॉइंट बहुत अच्छे से डीप में जाकर कवर करना है। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको कल्चर में शायद आपके डीप में दे रखा हो, आप जाके ढूंढोगे करोगे, इससे अच्छा है कि आप गूगल मारो और यहाँ से एक एक चीज़ को पॉइंट करके आप नोट करो अपना। ठीक है, आपके पास लिखा रखा है तो अच्छी बात है। ठीक है, आगे आते हैं, 3 आपको यहाँ से चीज़ें कवर करनी है। टॉपिक नंबर 3 है। टॉपिक नंबर 3 को हम लोग देखते हैं कितना कवर करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे पार्ट में करेंगे। ठीक है, दूसरे पार्ट में गोस्वामी तुलसीदास जी, हाल ही में चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास जी की 500वीं जयंती मनाई गई, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इस बार तुलसीदास जी हो जाते हैं। ठीक है, जन्म इनका कब हुआ था ये सब देखना है, जन्म स्थान उत्तर प्रदेश। ठीक है, साहित्यिक योगदान, उन्होंने वाराणसी में गंगा नदी के तट पर 80 घाट पर अवधी भाषा में रामचरित ग्रंथ की रचना की थी। रामचरितमानस यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजन रजिस्टर में दर्ज है। उन्होंने व्रज भाषा में विनय पत्रिका और कवितावली की रचना की है। ठीक है, उनकी प्रमुख रचनाओं में गीतावली, दोहावली, जानकी, मंगल, पार्वती मंगल, बरवे, हनुमान चालीसा, ये सब यहाँ पर शामिल हैं। ठीक है, आगे भक्ति आंदोलन को लेकर के देखते हैं। इसमें तुलसीदास जी जगत गुरु रामानंद के यहाँ पर परंपरा में रामानंदी संप्रदाय से एक समाज सुधार दार्शनिक थे। ठीक है, और वे सगुण भक्ति परंपरा के वैष्णव हिंदू संत और कवि थे जो भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति के प्रसिद्ध थे। उनका यह भी मानना था कि निर्गुण, निराकार, गुणहीन और अमूर्त ईश्वर के प्रति भक्ति का सगुण भक्ति धारा एक दूसरे के विरोधी नहीं होती है, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक होंगी। मंदिर निर्माण में उन्होंने वाराणसी में भगवान हनुमान को समर्पित प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर की स्थापना करी थी। बस कुछ खास पॉइंट तो नहीं है इसमें, लेकिन आपको यहाँ से इतने पॉइंट को एक बार रीड करना है और जाके तुलसीदास जी के बारे में एक बार पूरा रीड करना है। अगर तुलसीदास से क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो भक्ति आंदोलन से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगा इस बार। आप सोचोगे क्या किसका क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना, भक्ति काल सा। लेकिन भक्ति काल की 2 बातें तो रखेगा, लेकिन तीसरी बातें आपको कहीं ना कहीं करंट में घुमा देगा बात, तो याद रखना है कैसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी को टॉपिक चाहिए क्वेश्चन पूछने के लिए। ये नहीं कि कोई मर्जी हुआ हर साल यही पूछ लिया, इसका जो मर्जी आज मैंने मुगल वंश पूछ लिया, आज ये पूछ लिया, नहीं, वो टॉपिक पूछ देखता है कि कहाँ से कोई टॉपिक बना, भक्ति काल से बना, भक्ति काल उसने उठा के यहाँ से पूछ लिया। नहीं पूछेगा अगर यहाँ पे तुलसीदास जी तो भक्ति काल से पूछेगा। आपसे बोलोगे कि हाँ पीटी 60 आपसे कुछ नहीं आया, लेकिन यहाँ पर जो भक्ति काल है उसको लेकर के पूछ लिया उसने। ठीक है, ये चीज़ है, ये नहीं बोलते कि कहाँ से क्या है कहाँ से नहीं आता, हर जगह से सेम चीज़ है, क्योंकि करंट अफेयर्स उतना नहीं है। ठीक है, सफिशिएंट है, लिमिटेड उतनी चीज़, क्योंकि हर साल का पूरा पढ़ा जा रहा है उतना, राइट। तो यूपीएससी डीप से घुमाता है वो चीज़, वो आपको यहाँ से याद रखना है। आगे आते हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसको लेकर के इसमें बोला है हाल ही में पूरे देश में दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती मनाई गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनके बारे में एक एक चीज़ हम लोग करेंगे। दादा भाई नौरोजी के बारे में जितना भी हिस्ट्री करा है वो भी जाके आपको डीप में पढ़ना है, एक भक्ति आंदोलन पढ़ना है। ठीक है, और मैंने ऊपर जो टॉपिक बताया वो सब टॉपिक आपको हिस्ट्री के कवर करने हैं, राइट। और जो मैंने ऊपर वन्य भयान कुछ बताए थे वो भी जाके पढ़ना है। ठीक है, तो टोटल आपको टॉपिक तैयार करो, इसको जाके टॉपिक आप रीड करना डीप में। ठीक है, तो देखते हैं इसका। ये वे प्रख्यात भारतीय विद्वान, व्यवसायिक और राजनीतिक थे। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते थे इनको। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, सदस्य और 3 बार अध्यक्ष बने थे। कब 1886, 1893 और 1906 में। वे एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रोफेसर पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे और उन्होंने महिला शिक्षा के प्रसार के लिए आयोजित विशेष कक्षाओं को भी पढ़ाया था। ठीक है, 1875 में उन्हें बॉम्बे नगर निगम का सदस्य निर्वाचित किया गया था। दादा भाई नौरोजी के प्रमुख योगदान थे क्या कि यहाँ पर सामाजिक सुधार, ठीक है, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, राइट, और सुधारवादी विचारों को प्रसार करना। यहाँ पर इनके कुछ सामाजिक सुधार थे। और आर्थिक सुधार में क्या था, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत था, राइट। और यहाँ की कुछ कृतियाँ थी महत्वपूर्ण, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कृतियाँ थी, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, राइट। तो ये सब इनकी कुछ जो साहित्यिक कृति थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। देखो यहाँ से अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, नहीं पूछेगा तो आपको जाके इस टॉपिक को डीप में जाके पूरा अच्छे से पढ़ना है, इनके बारे में हिस्ट्री पूरी पढ़नी, क्या यहाँ पर इनकी हिस्ट्री थी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हो यूपीएससी, क्योंकि इनका 200 साल पूरा हुआ है। आगे आते हैं, इसमें बोले राजनीतिक चरमपंथी नेता थे वो। ठीक है, और स्थापनाओं की समानता, स्थापना को लेकर के, संस्थाओं की स्थापना को लेकर के यहाँ पर 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी
और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। ब्रिटिश संसद में पहले भारतीय सांसद 1892 में आम चुनाव फिशबरी सेंट्रल लिबरल पार्टी के लिए चुने गए थे। ये कुछ नहीं पूछेगा, आपसे हटाते हैं इसको। ये पूछ सकता है स्वराज की घोषणा 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज के कांग्रेस का मुख्य राजनीतिक लक्ष्य के रूप में इनको घोषित किया गया था। ठीक है, और नेतृत्व मार्गदर्शन का नरोजी ने बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी जैसे भविष्य के कांग्रेसी नेताओं को सलाह देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। शिक्षा क्या होगी इनकी? इनकी शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा सार्वभौमिकरण, भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को लागू करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। उन्होंने ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर 1892 में भारतीय शिक्षा आयोग हंटर आयोग के समक्ष 4 वर्ष की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मांग रखी थी। हंटर यहाँ पर आयोग भी है, हंटर आयोग भी आपको जाके यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, और जितने यहाँ पर अधिवेशन हुए थे, कलकत्ता अधिवेशन जहाँ खासतौर से ये, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे वो अधिवेशन भी आपको जाकर पढ़ना है। तो ये सब पॉइंट आप लिखते रहो, क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है। ठीक है, आपको जिसे मैंने आज ये करा रहा हूँ, तो आज रात तक भी ये सब चीज़ें खत्म कर जानी है। जब आप ये पढ़ोगे, जब भी मैगजीन आप पढ़ोगे, उसके उसी दिन फाइनली सब चीज़ें जाके ये पढ़ना है। साथ में जाके जो मैं की पॉइंट करा रहा हूँ वो भी जाके की पॉइंट पढ़ना है, और जो नोट्स बनवा रहा हूँ वो भी आपको बना के रखना है। ठीक है, तो कल्चर का एक अच्छा सा आपका करंट प्लस स्टैटिक नोट्स तैयार हो जाएगा। राइट, आगे आते हैं 3.3 नंबर टॉपिक है। यहाँ से ये यहाँ पर क्या है इनके बारे में देखते हैं। ये इसमें कुछ खास नहीं है, यहाँ पर देख लेते हैं इसमें और क्या होगा। देखो, इनको लेकर के मैंने टॉपिक को एमसीक्यूज कराया हुआ था। ठीक है, तो कुछ स्टाफ वहाँ से करोगे, राइट, और कुछ एक दो बात यहाँ से पढ़ लोगे, जैसे कि यहाँ पर वैकोम सत्याग्रह से पढ़ सकते हो, इनकी रचना पढ़ सकते हो क्या होगा। ठीक है, और ये एजुफा समुदाय इसको लेकर के यहाँ पर इनकी स्थापना की थी, और ये मंदिर में प्रवेश को लेकर क्या बताया था। तो 4 बातें यहाँ से इसकी आप पढ़ोगे। ठीक है, और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी हमने एमसीक्यूज में इनको कवर कराया, वहाँ से एमसीक्यूज में कवर कर सकते हो। आगे आते हैं भगवान बिरसा मुंडा। ये क्या है? देखो, भगवान बिरसा मुंडा एक परिचय के बारे में। इनका जन्म 1875 में वर्तमान झारखंड की खूंटी जिले में उलिहातू में हुआ था। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में मुंडा जनजाति से संबंधित थे। ठीक है, एक ईश्वरवाद को लेकर के इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, इसकी जो बिरसा मुंडा ने बिरसा हित नामक एक नए संप्रदाय की स्थापना और केवल एक ईश्वर में विश्वास रखने का उपदेश दिया था। जनजातीय अवस्था में पुनरुत्थान था, नैतिक अनुशासन था इन पे। मृत्यु विरासत को लेकर के इन्होंने हैदर कारण का निधन हो गया था 1900 में। ठीक है, तो ये बात इसकी याद रखनी है। आगे आते हैं, और 150वीं यहाँ पर जयंती, इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं इसमें क्या में 150वीं होगी, 25 100 1900 और 100 2025 होनी चाहिए। 100 कितनी जयंती देखते हैं, 150वीं जयंती है ना, कितना हो जाएगा 1900 में यहाँ पर क्या हुआ इनकी 1900 में अगर मृत्यु हुई थी तो 100 जोड़ेंगे 2000 हो जाएगा। ठीक है, 2000 एक तरह से 2025 यहाँ पे 125 साल होने चाहिए इनके, है ना। इनकी जो यहाँ पर इनको डेथ हुए 125 साल हो गए, 150 नहीं, शायद मिस्टेक दिया हुआ है, जब मैं ही गलत जोड़ रहा हूँ, क्योंकि 1900 है। 1900 में आप 125 अगर जोड़ोगे कितना आएगा, 5 2 10 9 1 10, ठीक है, 0 1 2025, राइट। तो यहाँ पर इसको लेकर के 125 ही साल होंगे, 150 नहीं होंगे, राइट। तो याद रखना है, थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा होगा। तो यहाँ पे देखो इस मुंडा विद्रोह क्या होगा, मुंडा विद्रोह को लेकर के देखना है, भगवान को कैसे याद करते थे इनको लेकर। तो थोड़ी सी बातें यहाँ पे इनकी की पॉइंट देख सकते हो, और बिरसा मुंडा के बारे में ये चीज़ यहाँ पर पूरा इंपॉर्टेंट दे रखा है, इसको आपको पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ना है ऐसे, ठीक है। आगे आते हैं, कुछ यहाँ पर मैं इसमें बता नहीं रहा हूँ क्योंकि सभी की बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और सभी स्टैटिक बात है, आपको यहाँ से रीड करनी है उनके बारे में, ठीक है। आगे आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और बाकी एमसीक्यूज भी मैंने दे रखे हैं इनके बारे में, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर इनकी 150वीं जयंती है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसमें देखते हैं 31 अक्टूबर 1975 को जो गुजरात में नाडियाड में हुआ था जन्म इनका, ठीक है। तो इनके बारे में देखो यहाँ पर कब कब क्या क्या किया। 17 में यहाँ पर इन्होंने स्वच्छता के रूप यहाँ पर आयुक्त के लिए चुने गए थे। 20 में यहाँ पर मनोनीत हुए थे कमेटी गुजरात अध्यक्ष को लेकर के। अहमदाबाद में नगर बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए थे। कराची अधिवेशन को लेकर के 1931 में। तो यहाँ पर ये सब कब कब यहाँ पे क्या हुआ थी जब बात लिखी गई है इसमें, ठीक है। और संविधान सभा को लेकर के कांग्रेस पार्टी के बॉम्बे संविधान में सभा में चुने गए थे। उन्होंने प्रांतीय सभा संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था, जिसने प्रांतीय सरकार की प्रणाली और यहाँ पर स्वरूप निर्धारण किया था। उन्होंने मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों और जनजाति एवं अपरवर्जित क्षेत्र पर बनी जो सलाहकार समिति है उसके सदस्य के रूप में काम भी किया था। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री की सेवा भी उन्होंने दी थी, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है।
तो पूरी बात यहाँ से जाके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पूरी पढ़नी है। खेड़ा सत्याग्रह के बारे में यहाँ पर क्या किया था इन्होंने, कुछ इंपॉर्टेंट योगदान दिए थे, ठीक है, जैसे खेड़ा सत्याग्रह में, असहयोग आंदोलन में, बारदोली में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से यहाँ पर किसकी बात की जा रही है। खेड़ा सत्याग्रह में इन्होंने पर काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया अपना, और असहयोग आंदोलन को लेकर के यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अपना कार्य सौंपा, राइट। बारडोली मूवमेंट में भी यहाँ पर इन्होंने नेतृत्व करते हुए भू स्थिर जो कर को लेकर के विरोध को संघर्ष किया था। तो किसकी बात की जा रही है यहाँ पर, तो आप क्या बताएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जा रही है। तो इनके बारे में एक बात यहाँ से पढ़ोगे, जितने भी यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह तो इसको जाकर डीप में हिस्ट्री में पढ़ना है, असहयोग आंदोलन इसको अभी जाकर डीप में पूरा पढ़ोगे, ठीक है, और बारडोली सत्याग्रह इसको भी आप डीप में जाके पढ़ोगे। तो जितने यहाँ पर आ रहे हैं पॉइंट हिस्ट्री के, वो सब आपको हिस्ट्री जाके पूरा पढ़ना है इसकी, ठीक है। आगे आते हैं, अखिल भारतीय सभाओं का सृजन भी किया था इन्होंने, राइट, और जूनागढ़ और कश्मीर हैदराबाद का विलय भी किया था, ठीक है, जूनागढ़ का कब और कश्मीर का और हैदराबाद का कब, तो तीनों बातें आपको याद रखनी है यहाँ से। आगे आते हैं, तो इतनी बातें आपको यहाँ से पढ़नी है, ठीक है, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, सर चेत्तूर शंकरन नायर। देखो जरूरी नहीं कि यूपीएससी आप जो बोला है कि जो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, तो ये PT 365 से ही पूछिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, डीप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको याद रखना है, आप छोटे बच्चे नहीं हो कि आप क्लास 6, 7, 8 का क्लास यहाँ पूछा तो इसी टॉपिक आने का, नहीं, पूछा है कहीं से भी जाके की पॉइंट से क्वेश्चन बना सकता है। हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन बना दिया उसने, है ना। आप सोचोगे कि PT 365 आपने वो पॉइंट लिखा ही नहीं था, तो आपको समझ नहीं है इतनी चीज़, राइट। आगे आते हैं, सर चेत्तूर शंकरन नायर, इनका जन्म 1857 में केरल में पलक्कड़ जिले में हुआ था, ठीक है, और शिक्षा इन्होंने यहाँ पर जो लिखा शिक्षा कब की थी, वो 1897 में अमरावती अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले कानून के अध्यक्ष बने थे। 1900 में मद्रास के विधान परिषद के सदस्य बने थे। 1902 में रेले विश्वविद्यालय आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे, और 8 में सरकार मध्यवक्ता पर रहे थे। तो ये सब बातें याद रखनी है, ठीक है। आगे आते हैं, साहित्यिक योगदान क्या था इनका, इनका सम्मान जैसे कि 1904 में कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि सम्मानित किया गया था इनको, ठीक है। 1912 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी। साहित्यिक योगदान 1919 में भारतीय संवैधानिक सुधारों के लिए पर लिखे 2 प्रसिद्ध मिनट्स ऑफ डिसेंट्स और गांधी एंड अनार्की, ये सब यहाँ पर योगदान दिए थे, साहित्यिक योगदान इनका। और मद्रास रिव्यू और मद्रास लॉ जनरल, ये भी यहाँ पर क्या था, इनका साहित्यिक योगदान दिया था। प्रमुख योगदान थे इनके कुछ, जैसे कि धर्म और धर्मांतरण को लेकर के वह ठहराया था, ठीक है। जलियल बाग के लिए यहाँ पर न्याय को लेकर के जो माइकल ओडायर इसकी भूमिका को लेकर के उन्होंने साहित्यिक और साहसिक रूप से अपनाया था, और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर के डोमिनियन स्टेट का समर्थन किया था। तो ये पॉइंट लिख सकते हो, छोटे छोटे से पॉइंट जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसा। जलियल बाग हत्याकांड के बारे में आप जानते हो, तो ये सब बात यहाँ से देख भी सकते हो, पढ़ सकते हो इनको, राइट। आगे आते हैं, तो यहाँ से देखो 3 टॉपिक तक हम लोगों ने पूरे कवर किए, जिसमें से तीसरे टॉपिक में आपको ज़्यादा आज होमवर्क मिला है। तीसरे टॉपिक में ज़्यादातर मैंने कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए दी है। कुछ टॉपिक कैसे चीज़ें पढ़ोगे, मैंने अब जैसे जैसे बातें आपको बताई हैं वैसे वैसे टॉपिक आपको पढ़ना है, और जाके इनको हिस्ट्री डीप में जाके पढ़नी है, ठीक है। कम से कम यहाँ से 1 घंटे मान लो इसका, या 50 मिनट करीब लेक्चर का हो गया, और करीब यहाँ से 2 से 3 घंटे आप इसको आज दोगे। अभी जब भी आप देखोगे उसके बाद 2 से 3 घंटे दोगे एक एक टॉपिक को कवर करने के लिए, तब आपको यहाँ से अच्छे से टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है, इतना। बाकी और मैं कल्चर का लेके आऊँगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी कल्चर के MCQ सीधे सीधे मैं कराऊंगा, कम से कम 200 MCQ अभी मैं सब सब्जेक्ट के लेके आने वाला हूँ, स्टैटिक और प्लस करंट अफेयर सब मिला करके, तो कुछ यहाँ से छूटने वाला नहीं आपका, ठीक है। अभी PT 365 होने के बाद मैं ये सब चीज़ें कवर कराऊंगा अभी, राइट। तो अभी PT 365 हो जाएगी, उसके बाद हम लोग आगे चीज़ें सब कवर करेंगे। अगला स्टेप यही रहेगा, राइट, पेपर फुल लेंथ पेपर, और यहाँ से ये सब करना। बाकी कुछ डाउट है नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और एक बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ठीक है। अभी यहाँ पर डेली टारगेट स्टार्ट होने वाला है, वो कल से होगा, राइट। कल सुबह 8 बजे से कोशिश करेंगे कि डेली मॉर्निंग में 8 बजे आपको टारगेट मिले, जिसमें से आप करीब इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाएँ। ये अपना टाइम आप बता सकते हो, किस टाइम आपको देना चाहिए टारगेट मुझे, तो सजेस्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे भी, या नीचे कमेंट में भी बता सकते हो, ठीक है। अपनी अपनी राय सब लोग दो, ठीक है। एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।